Assalamu alaikum everyone. My name is Malik Ahmed Hassan. I'm an RJ for tonight's special episode because tonight we are going to be talking about the high voltage match between Pakistan and India. With me is Muhammad Ali Kazmi. Muhammad Ali Kazmi is a cricket fan and also informally known as the cricket expert in M6 Hostel. Before we get into the detail and the nitty-gritty of the match, the news and the announcement from the middle is that Pakistan has lost to India by 7 wickets and 20 overs to spare. Ali, what are your initial thoughts? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई थिंक स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के साथ. सबसे पहली बात तो ये है कि देखें 92 में भी हम इंडिया से हारे थे, तो आज भी हार गए. तो द फर्स्ट पॉजिटिव, रोहित शर्मा ने 100 नहीं किया, दिल को सुकून पहुंचा. अगर 100 हो जाता तो काफी बुरा लगना था. शुभमन गिल की भी बात लास्ट में करनी, क्योंकि वो सर डेंगी के बाद उसका आना वापस और फिर स्कोर ना करना, मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अगर पाकिस्तान की साइड से देखा जाए. नहीं, मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ, एक और पॉजिटिव डाल दूं मैं. उसमें यह है कि शुभमन गिल ने स्कोर नहीं किया, बाबर ने 50 कर दी. तो ये अच्छी बात है कि बाबर की रैंकिंग मेंटेन हो जाएगी नंबर 1. पाकिस्तान जीते ना जीते. Another big पॉजिटिव. सही बात है, बिल्कुल. इसके साथ ही हम शुरू करेंगे विद द प्लेयर एनालिसिस. हम एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे. अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक ही वाज समवन हु शोड ग्रेट इंटेंट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैच, लेकिन वो इंटेंट को कैपिटलाइज करके एक बड़े 100 या 50 में या बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके. तो इसके ऊपर अली आप क्या? आई थिंक ही वाज लुकिंग वेरी गुड. जैसे उसने स्टार्ट किया, 1-2 ड्राइव्स खेली, बॉल अच्छी बैट पे आ रही थी उसकी, विकेट भी अच्छा था, खेल भी अच्छा रहा था. एक जो स्पेशली उसने जो शॉट बुमराह को मारी, बाहर निकल कर मिड ऑन के ऊपर से मिड ऑफ के ऊपर से मारी, बिल्कुल दैट वाज अ रियली गुड शॉट. और ऐसी शॉट्स हमारे पाकिस्तान में कम ही लोग खेलते हैं, इतने इंटेंट के साथ बाहर निकल कर ऊपर से मारना. दैट रिक्वायर्स सम गट्स. एग्जैक्टली. बल्कि इसमें वो मेमोरीज जो आती हैं वो कनेक्ट की जाती हैं विद मैथ्यू हेडन, बिकॉज मैथ्यू हेडन वाज आल्सो समवन हु यूज्ड टू चार्ज अगेंस्ट द फास्टर बॉलर्स. जब बुमराह 140 पे बॉलिंग कर रहा था, एक इंटेंट नजर आया एक यंग बॉय की तरफ से कि वो बाहर निकल के उसको हिट कर रहा है ओवर द टॉप ऑफ हिज हेड. तो एक उसमें बड़ा एक पॉजिटिव था वो. एग्जैक्टली. अब्दुल्ला शफीक ने ऑब्वियसली पिछले मैच में 100 किया था, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था एंड अच्छा खेल रहा था. अनफॉर्चुनेट है कि कैपिटलाइज नहीं कर सका. उसको मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक जो उसको बॉल मिली, आई थिंक इट वाज मोहम्मद सिराज से LBW आउट हुआ. मोहम्मद सिराज की बॉल थोड़ी लो रह गई उस विकेट पे. उसने मेरे ख्याल में स्लोअर वन किया था, थोड़ा सा ऑफ कटर टाइप था, तो वो नीचे बैठ गई, जिसकी वजह से वो क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहा था. अगर सीधे बल्ले से खेलता तो प्रोबेबली वो बचा जाता, लेकिन वो प्लम LBW था, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसमें तो आउट हो गया. लेकिन और उसमें एक और बात मैंने जो नोटिस की थोड़ी सारी अली, इसमें शायद आपने भी वो चीज देखी हो, द पिच वाज एक्चुअली बिहेविंग वेरी एबनॉर्मली एट टाइम्स, के कभी बाउंस बिल्कुल लो जा रहा था और कभी एट टाइम्स द बाउंस वाज वेरी नॉर्मल, जिस तरह एक पिच रिएक्ट करती है. ये आपने अब बिल्कुल, ये इसमें जो अहमदाबाद की पिच है नॉर्मली वो काफी फ्लैट ही होती है, लेकिन आज ये मैं नोटिस कर रहा था कि जो स्लोअर वन से और ऑफ कटर्स थे वो काफी लो रह रहे थे. अब्दुल्ला शफीक की एक एग्जांपल है, 1-2 और बॉल्स भी ऐसी थी जो काफी लो रही, जिनको डिफेंड कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि ये क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहा था तो ये बाहर नहीं रख सका बॉल को. तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट. और आई थिंक बाकी जो मैचेस हैं होपफुली ड्रॉप नहीं करेंगे इसको, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि बड़ा इंस्टेंटेनियस रिस्पांस आता है, खासतौर पर इंडिया जैसे हाई वोल्टेज मैच के बाद. क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म मीडिया का इतना ज्यादा आता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, और अक्सर आप जो है ना पैनिक चेंजेस कर देते हैं. तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक इज अ रियली गुड प्लेयर एंड इसको कंसिस्टेंटली मेरे ख्याल में एक रन देना चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एटलीस्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. और इसके अलावा आप आते हैं मेरे ख्याल में द सेकंड ओपनर ऑफ पाकिस्तान, इमामुल हक, बिकॉज ही हैज बीन समवन जो कि मीडिया के क्रिटिक्स में इंक्लूड था, हमेशा उनका नाम लिया जाता था, लेकिन बात जो की जाती है प्रॉब्ली वो जो क्रिटिसिज्म है शायद किसी हद तक ठीक भी है कि इमामुल हक, whenever the stakes are very high and the pressure is building upon the team, Imamul Haq usually falters at that point. What do you have to say about that? Do you agree with the statement first of all? ये बताएं. I completely agree. I think अगर मैं इमामुल हक का डेब्यू हुआ था, I think versus श्रीलंका in 2017. And it's been 6 years since he's playing consistently for the Pakistan cricket team. I don't think वो बीच में कहीं ड्रॉप भी हुआ है. बिल्कुल भी नहीं. लेकिन ये है कि जब भी
कोई बड़ी गेम होती है, आई डोंट रिमेंबर कि उसकी कोई बहुत बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो पाकिस्तान के लिए. ही हैज अ रियली गुड एवरेज, ठीक है, वो तो उसकी तरफ जाती है बात कि ही इज एवरेजिंग अबव 50 इन ओडीआई क्रिकेट. और you know with all the Nasir Jamsheds and all the Ahmed Shazads, he's a big upgrade. That is true. उसमें कोई मतलब के दो राय नहीं हो सकती. लेकिन 6 years in the team, I think he's a senior player now and he should step up इस तरह की situations में. आज सेकंड ओवर था, आई थिंक इट वाज मोहम्मद सिराज जिसको इसने 3 चौके मारे एंड ही वाज फ्लाइंग. मतलब कि आप अगर पहले ओवर में अपने 3 चौके मार दें तो आपको फिर पीछे इतना फिर शेल में चला गया. वो अगले 10 ओवर जो उसने पावर प्ले जो है उसको उस लिहाज से यूटिलाइज नहीं कर सका जितना करना चाहिए था. आई थिंक अगर आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए, आप यू नो यू गेट ऑफ द मार्क विद अ ब्रिलियंट 4. एक उसने मेरे ख्याल में डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव खेली और 2 बड़ी अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन वो उसका कैपिटलाइज नहीं कर सका. गंदी शॉट पे आउट हुआ. आई थिंक इट वाज हार्दिक पांड्या. एक उससे जस्ट द बॉल बिफोर उसने एक अच्छा शॉट खेला था, चौका मारा था. अगली बॉल पे फिर वो मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा ग्रेडी हो गया, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी. बल्कि उस पे वो बड़ी मीम्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं बिकॉज़ बिफोर बॉलिंग हार्दिक पांड्या वाज हैविंग सम कांटेक्ट विद द बॉलर. उस पे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ही वाज अप्लाइंग सलाइवा, कुछ कह रहे हैं कोई दुआएं कर रहा था. तो एक्चुअली अब सलाइवा भी बैन हो गई आईसीसी की तरफ से. तो अगर वो भी आई डोंट नो उस पे कोई, लेकिन आई डोंट थिंक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ज्यादा नहीं बात करनी चाहिए. हो सकता है. तो आपको पता है पाकिस्तानी टीम आधी तो चलती कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर है और लक के ऊपर. ये तो है एग्जैक्टली. लेकिन आई थिंक इमाम अल हक शुड हैव डन मच बेटर. उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी. ये एवरेजेस रियली वेल. उसको बड़ी गेम्स में हाई प्रेशर मैचेस में उसको स्कोर करना पड़ेगा. और दूसरा इसके ऊपर एक आई वांट टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन दिस पॉइंट बिकॉज इमाम उल हक के नाम के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे बिफोर दिस मैच. बिकॉज इफ यू लुक एट द थर्ड ओपनर, द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैड दैट वाज ऑफ फखर जमान. अगर आप फखर जमान की परफॉर्मेंसेस देखें अगेंस्ट इंडिया एंड स्पेशली दैट चैंपियंस ट्रॉफी 100 अगेंस्ट इंडिया इन 2017, वो स्टैंड आउट करती हैं परफॉर्मेंसेस. तो जब आप देखते हैं कि इमाम उल हक अपने आप को एक दफ़ा दोबारा डिलीवर नहीं कर सके और मोर और लेस एक रन अप बॉल, स्ट्राइक रेट भी इतना कोई हाई नहीं था, उस पर वो 30 रन बना के आउट हो गए. तो आपके ख्याल में क्या वो जो एक डिबेट चल रही थी बिटवीन इमाम एंड फखर, वो एक दफ़ा से दोबारा इग्नाइट होगी? बिकॉज as the situation is at this point, Abdullah Shafiq is someone who is going to be continuing in the coming matches. So the question mark is once again on Imam ul Haq, whether it is going to be Imam or it is going to be Fakhr. तो इसके ऊपर आपके क्या ख्याल है कि should Pakistan have considered playing Fakhr instead of Imam? नहीं, before the match as well आपने जैसा कहा कि काफी डिबेट थी because you know Fakhr is a big match player, impact player जिसको आप कहते हैं. मतलब कि उसका इम्पैक्ट ऐसे है कि लोग कहते हैं कि he has a bigger impact than बाबर in the team. ठीक है, क्योंकि वो जिस दिन वो चलता है उस दिन वो मैच एक्साइट पे करता है. बिल्कुल. वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है. लेकिन आई थिंक इमाम उल हक एक थोड़ा बुकिश प्लेयर है. ठीक है, जो किताबी जिसको प्लेयर कहते हैं. ठीक है, वो मेरे ख्याल में बाबर आजम को ज्यादा पसंद जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि बाबर आजम हैज अ बिग से इन द टीम. आई थिंक बाबर आजम को ज्यादा टेक्निक वाइज वो ज्यादा साउंड लगता है इमाम उल हक एज कम्पेयर टू फखर जमान. तो आई थिंक दैट इज अ बिग रीजन. प्लस मीडिया में तो हमारी ये भी बातें होती हैं कि जी इमाम उल हक, क्योंकि इंजमाम उल हक का भी बहुत रोल है आजकल. लेकिन आई डोंट नो, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन मीडिया पे ये भी बात हो रही थी कि इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर बाबर टू ड्रॉप हिम. एक तो अगर दिस इज गुड पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है ये भी एक रीजंस. क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे हम बिलीव करने वाले लोग हैं. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है कि बाबर और इमाम की दोस्ती बहुत ज्यादा है. दोस्ती भी है, उस वजह से दैट कुड बी. बट लेकिन एज यू मेंशन बिफोर, इमाम की एवरेज भी अगर देखा जाए ऑन अ साइड नोट, दैट इज क्वाइट रीजनेबली हाई. एक अच्छी एवरेज का तो वो खेल रहे हैं और रैंकिंग के अंदर भी इज वे अबव फखर जमान. तो प्रॉब्ली हम कहते हैं कि लुकिंग एट द ब्राइट साइड, पॉजिटिव साइड, प्रॉब्ली वो रीजंस मेनली होंगी. जैसे आपने कहा कि साउंड टेक्निक भी उनके पास है, तो शायद वो एक कलेक्टिव डिसीजन में सरप्राइजिंगली फखर जमान ज्यादा स्पॉटलाइट में आ गए. ऑल्दो इमाम उल हक की इन द प्रीवियस 15 ऑड इनिंग्स उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है. ही इज रियली आउट ऑफ फॉर्म. ऑल्दो फखर बल्कि ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू इमाम. लेकिन वही आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए भी, कि अगर आप पाकिस्तान की पावर प्लेज में जो पहले पावर प्ले में देखें तो शायद देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सिक्स दैट हैज बीन हिट फॉर द लास्ट year or so. 2 years I think. 2 years. That is insane. अगर देखा जाए तो
पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल टीम्स में पाकिस्तान इज द ओनली एक्सेप्शन, द ओनली टीम दैट हैज नॉट हिट ए सिंगल सिक्स इन द फर्स्ट पावर प्ले फॉर द लास्ट 1 or 2 years, जिस आप बता रहे हैं. तो ये मेरे ख्याल में दोनों जो से हमारे ओपनर्स हैं उनके ऊपर एक वो बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रही है. एग्जैक्टली. अब इसके साथ ही मेरे मूव करते हैं टूवर्ड्स द किंग विद द 56 नंबर ऑन हिज बैक, बाबर आजम. बाबर आजम ने 50 स्कोर किया, 56 बॉल्स खेली, स्ट्राइक रेट वाज हेल्दी, 7 चौके उन्होंने इसमें लगाए अपनी इनिंग्स के अंदर. देयर वाज you can't disagree with me, but I saw a lot of passion and intent in his innings and he was looking hungry कि जिस तरह उनको लग रहा है कि it's time to prove once again that who rules the jungle, but in the end he actually felt quite short of what he should have contributed towards, especially in this pitch, because pitch बहुत एक ज़बरदस्त थी बैटिंग के लिए लेकिन वो उस तरीके से contribute नहीं कर सके. देखिए बाबर आजम should have performed way better than this. ठीक है, बाबर आजम हमारी हमेशा से उनसे बहुत ज़्यादा होप्स होती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उनसे. He's been the number 1 player for I don't know the last 950 days or something. ठीक है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस is very underwhelming. You don't expect it from a player of his caliber जो इतना साउंड टेक्निक से खेल रहा है. You expect something bigger from बाबर. देखिए हम उनके विराट कोहली के साथ कंपैरिजंस करते हैं. आई थिंक विराट कोहली के साथ कंपैरिजंस अभी तो फिलहाल रोक देने चाहिए. बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, इसको बिल्कुल रोक दें क्योंकि अब तो शुभमान भी डिबेट में आ गए. बिल्कुल कोई कंपैरिजन फिलहाल नहीं बन सकता बाबर आजम और विराट कोहली का. बाबर आजम इन द पास्ट 2 or 3 टूर्नामेंट्स जो उन्होंने खेले हैं, आप लास्ट ईयर का ही देख लें, इन द 2022 वर्ल्ड कप he wasn't up to the mark. ठीक है, एशिया कप में he wasn't up to the mark. Even in this एशिया कप उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे. लास्ट ईयर का हम उनको मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन इस साल तो ही वाज कमिंग ऑफ 150 अगेंस्ट नेपाल. तो आई थिंक फॉर्म का तो इसमें कोई चक्कर नहीं था. ही हैड टू स्कोर टुडे. ठीक है, इट वाज अ मस्ट. अहमदाबाद में 1.5 लाख क्राउड के सामने करना था स्कोर. ही वाज डेस्टिन्ड टू डू दिस, करना था. लेकिन आई थिंक गलत हुआ. ठीक है, he will learn from this, he'll move on probably. लेकिन एक और जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, he came into bat at I think it was 73 for 2 in 12.3 overs. ठीक है, और he came at 41. I think it was 1 पहला आउट हो गया था. हाँ, sorry, 41 for 1. Yes. I'm sorry, 41 for 1 पे आए थे. ठीक है, अब्दुल्ला शफीक जब आउट हुआ था, 8 ओवर हो चुके थे. He scored the first 30 of 28 balls. ठीक है, 28 बॉलों पे उन्होंने पहला 30 किया अपना. उसके बाद जो अगली उन्होंने 30 बॉलें खेली, उन पे उन्होंने सिर्फ 20 रन किए. अच्छा, ठीक है, उनकी 50 हुई 58 बॉल्स पे, if I'm not wrong, 57 या 58 बॉल्स पे. For the next 30 balls, he only scored 20 runs, which is I think really disappointing for a player of the level of Babar Azam. Because we talk about the idea of acceleration that we see in the innings of, especially in the innings of Virat Kohli, we see that he takes his time to settle in, but once he has faced like 20 to 25 deliveries, he switches his gears और वो एक मुख्तलिफ प्लेयर बन के आगे सामने आते हैं. बट बाबर आजम is stuck in that switch. He can't really switch to another gear. तो ये चीज बड़ी एक वो नोटिस की जा रही है. I don't know प्रेशर आ गया सिचुएशन का क्या था, लेकिन I was really expecting कि वो जब उनका 30 हो गया था 28 पे, तो एटलीस्ट he would take it, रन अ बॉल या उससे ऊपर. 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से खेलेंगे, उससे आगे. लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही वो शेल में वो भी चले गए. 20 से 30 ओवरों में हमने 50 किया, विच इज नॉट रियली अप टू द मार्क आजकल की क्रिकेट में. पहले ये होता था कि ऑफ कोर्स 10 से 40 ओवर तक जो है आपके फील्ड में, अब ये होता है कि 4 फील्डर जो हैं आपके 10 to 40 ओवर्स तक बाहर होते हैं. पहले इससे ज्यादा फील्डर बाहर होते थे, तो अब 10 to 40 ओवर्स तक आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है टू मेक अप फॉर द लास्ट 10 ओवर्स, बिकॉज उसमें आपके जो फील्ड से बाहर जो है इनर 30 यार्ड सर्कल से बाहर 5 फील्डर हो जाते हैं. तो यू कैंट रियली स्कोर एट 10 an over or 12 an over at the end. So, and especially when you are batting on a pancake of a pitch, because it was a complete belter. वहाँ पे score चाहिए था at least 360, 370 or 350. Because when you look at the opposition that you are playing against, it's India. They have one of the best openers, outclass batting combination. और जब आपको ऐसी टीम के साथ होता है तो you need to step up. You have to come out of your shell. This is expected if you want to beat a world class team at their home ground. तो ये है कि बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया, ठीक है. ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें आज पाकिस्तान से कि they would collapse under pressure, जो कि होता आ रहा है from 2011, 2015, 2019. ठीक है, हमें going into the game we weren't expecting them to win. सीधी सी बात है, पाकिस्तान
probably had 25-30% chance. India was hot form में थे, ठीक है, they were favorites to win, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान से इस टीम से खास तौर पर we expected better कि वो एटलीस्ट प्रेशर के अंदर कोलैप्स नहीं करेंगे, जो कि हमारा 15 के वर्ल्ड कप में भी हुआ. 19 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था, अगर आपको याद हो कि कुलदीप यादव जो है उन्होंने जैसे ही बोल्ड किया, फखर जमान बाबर वर बैटिंग एट दैट पॉइंट, इट वाज इन आवर हैंड्स, और वो बोल्ड हुआ और उसके बाद फिर लाइन लग गई. एंड द सेम पैटर्न फॉलोड टुडे. और ऐसी आज लाइन लगी कि फिर लाइन रुकी नहीं. आज बल्कि जो मजेदार बात है वो मैं ऐड करूंगा कि 155, if I'm not wrong, we were 155 for 2, and out of a sudden I go to use the bathroom and I come back and I see the match. It's 190 for 6, no sorry, 190 for 9 or 8. And they were like, I was shocked कि भाई ये हुआ क्या, 15 मिनट में ऐसा क्या कर दिया इंडिया के बॉलर्स ने कि इनको समझ नहीं लगी. मैं यही डिस्कस कर रहा था. मुझे समझ नहीं आती. मतलब I started watching cricket in 2010, ठीक है, तो उसके बाद से 3 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और हर वर्ल्ड कप में ये होता है. अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे रीजन क्या है. मतलब प्रेशर होता है हर साल, हर 4 साल बाद हम सोचते हैं चलो यार इस साल कुछ कर लेंगे यार, मौका. इस साल तो टीम भी ऐसी थी कि हमें लगता था यार ये प्रेशर के अंडर जो है ना दे कैन डू वेल, क्योंकि इन्होंने इनसे एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा थी. 2021 के वर्ल्ड कप में इन्होंने फाइनली स्ट्रीक तोड़ी थी इन द T20 वर्ल्ड कप. एटलीस्ट सेम बॉयज थे, वही टीम खेल रही है. एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार चलो अगर हारे भी इज्जत से हारेंगे, जलील नहीं होंगे जिस तरह उन्होंने आज जलील कर दिया आज. बाकी वो कंपटीशन आपको जो 2 साइड से नजर आता है वो नहीं इसमें, बल्कि मैं एक डिबेट में ऐड करूंगा मोहम्मद रिजवान को भी, क्योंकि बाबर आजम के मोहम्मद रिजवान को द रिलायबल पेयर कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा से इनिंग्स को बिल्ड करते हैं. तो जब ये दोनों खेल रहे थे ना, आई वाज एक्चुअली वेरी रिलैक्स्ड कि यार अब लगता है कि ये एक 100 यहाँ पर हो जाएगा, या एक प्लेयर जो है वो एंकर करेगा ताकि वो एक एंड को बचाए, दूसरी तरफ से ऑन स्लॉट शुरू की जाए, कोई बाउंड्रीज वगैरह ट्राई की जाए. लेकिन हमने क्या देखा कि जैसी बाबर आजम आउट हुए, रिजवान एक्चुअली डिपार्टेड वेरी आई थिंक इन द नेक्स्ट ओवर और 2 उसके अंदर वो वापस आ गए थे. वो भी जब वो लाइन लगी तो फिर उसके अंदर रिजवान बिल्कुल उसकी फहरिस्त में शामिल थे. और उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर आ जाते हैं मेरे ख्याल में सऊद, शकील, इफ्तिखार एंड शादाब. आई थिंक इनको हम साथ ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माशाल्लाह इन तीनों के स्कोर 6, 4 और 2. आई थिंक रिजवान पे पहले थोड़ी सी बात करें. रिजवान आई थिंक वाज डूइंग रियली वेल. ही स्कोर्ड 49 ऑफ आई थिंक 69 बॉल्स. इतना स्लो खेल नहीं रहे थे जो स्कोर कार्ड हमें दिखा रहा है. वो एंड पे क्योंकि जब बाबर आउट हुए तो थोड़ा रीप्लेस दोबारा शुरू हो गया था, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट लो कर लिया. लेकिन आई थिंक रिजवान पे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए जायज नहीं होगा क्योंकि आई थिंक ही गॉट अ रियली गुड बॉल. जासप्रीत बुमराह का वही आर्म स्पीड होती है, स्लैंग एक्शन कुछ समझ नहीं आती, वही उसी बॉल को वो तेज भी करते हैं, उसी आर्म स्पीड से वो स्लोअर वन भी करते हैं. और उन्होंने मेरे ख्याल में कटर किया था जो कि रिजवान को बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल गई. तो इट वाज अ गुड बॉल आई थिंक. तो रिजवान पे उस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं बनता. और दूसरी बात ये भी है कि लास्ट मैच में रिजवान वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच, सिंगल हैंडेडली बट ही वाज द इंपैक्ट प्लेयर इन दैट मैच बिकॉज ही टुक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन वेयर वी वर नॉट सीइंग एनी होप्स ऑफ ए रिवाइवल ऑफ दैट मैच बिकॉज हमें लग रहा था 2 पॉइंट गए यहाँ पे, बट ही इज द मैन हु रियली ब्रॉट अस बैक इनटू द गेम एंड फिनिश्ड इट इन द एंड. यही बाबर और रिजवान अगर आई थिंक ले जाते अप टिल द 35th और द 36th ओवर तो आई थिंक इट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. बाबर की वो शॉट जो आई थिंक ही प्लेज इट सो वेल, ठीक है, थर्ड मैन पे वो हल्का सा ना डैप करता है सिंगल निकालने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक द बॉल वाज द राइट वन फॉर इट. उसकी शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी ऑफ हो गई. एग्जैक्टली. और दूसरी बात ये भी थी कि एट दैट पॉइंट आई डोंट थिंक दैट वाज नीडेड बिकॉज बाबर वाज नॉट इन एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर. ही कुड हैव प्लेड अ स्ट्रेट ड्राइव, कहीं वो आगे भी निकाल सकते, बट ही ट्राइड टू बी बिट चीकी और उसके अंदर वो विकेट लूज कर दिया. एंड आई थिंक इट वाज ओनली अ वेरी छोटा सा डिस्टेंस था, बस एक स्टंप को लग के बॉल से कहते हैं वो पीछे समझ ही नहीं आई कि बोल्ड हुआ किस तरह. बिल्कुल. लेकिन बाबर आजम हमेशा से, मैं पिछले कुछ अर्से से नोटिस कर रहा हूँ कि हर मैच में एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं. ये बात है. अच्छा, मेरे ख्याल में जो एक और बड़ी मजेदार फैक्ट है ना, बॉलर्स अगर आप सुने, एरन फिंच को मैं उस दिन सुन रहा था, he was saying कि you can't find any defects in his batting, but Babar finds unusual ways to get out in every match. Last match में उन्होंने पता नहीं लेग साइड पे एक वाइड बॉल को खेल के आउट हो गए. ऐसे लग रहा था कि they came with a plan. उन्होंने उसको पहली एक बॉल की लेग साइड पे वाइड गई, वो he was going for it, वो उसको
चाह रहा था कि फाइन लेग पे चौका निकाल लूं, लेकिन उसके बाद दोबारा बॉल की तो ही एज्ड इट, कीपर ने कैच पकड़ लिया। खैर चले, कोई बात नहीं। सऊद की जहाँ तक बात रही, मेरे ख्याल में सऊद शकील हैज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी ब्राइट प्लेयर, इस पे कोई शक वाली बात नहीं। हैज परफॉर्म्ड इन वेरी प्रेशर सिचुएशंस एंड हैज टेकन द टीम आउट ऑफ इट। उन्होंने कैलिबर में तो कोई डाउट नहीं है, बट उनकी तरफ से भी आज कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं देख सके, ना उनकी तरफ से ना इफ्तिखार की तरफ से, जिन्होंने विक्ट्री हर वीडियो में देखा जाए तो इफ्तिखार आगे से विक्ट्री का निशान कह रहे हैं, बट आज वो विक्ट्री हमें नजर नहीं आई। और जब उनके ऊपर प्रेशर डला, ही फॉल्टेड एंड ही फेल्ड। अब हमें वो नजर नहीं आया उनका जो वो था। शकील से अगर हम स्टार्ट करें, इफ्तिमेनिया वाज नोवेयर टुडे। हाँ, इफ्तिखार का ये कि इफ्तिखार आई थिंक एक चौका लगाया उन्होंने, he was looking good, ठीक है। वो एक शॉट मेरे ख्याल में पुल शॉट खेला था उन्होंने, अच्छा लग रहा था। लेकिन कुलदीप यादव, एक तो ये बड़ा मसला है कुलदीप यादव का कि पाकिस्तान, ये एक फैक्ट है, आई थिंक ऑडियंस भी सुनेगी, कि आज तक पाकिस्तान के लिए किसी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ने खेला ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता। आज तक जिसको चाइनामैन कहा जाता है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जो एक तो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर होता है, जो कि बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर मूव टर्न करता है, ठीक है। कुलदीप यादव इज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जो कि बॉल, जो उनकी ट्रेडिशनल बॉल होगी वो होगी इनटू द राइट हैंडर, और उनकी जो गुगली होगी दैट वुड बी अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, ठीक है। आज तक पाकिस्तान के लिए चाइनामैन खेला ही नहीं है, एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान को नेट्स में भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलती है, ठीक है। तो दिस कुड बी अ वेरी बिग रीजन कि ये स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट कुलदीप यादव। और आई थिंक स्टैट बिकॉज़ हाँ, वो स्टैट एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये है कि कुलदीप यादव हैव सो फार प्लेड 5 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ही हैज टेकन 10 विकेट्स इन दोस 5 मैचेस। हाँ, अब बल्कि अगर आज इंक्लूड कर ले तो वो तो और भी ज्यादा बन जाएंगे, प्रोबब्ली 12 हो जाएंगे, एंड दिस इज आई थिंक रियली अलार्मिंग। मेरे ख्याल में टीम्स आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको कैश इन करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो दिस हैज टू बी सॉर्टेड आउट। और आज इफ्तिखार वेरी ऑर्डिनरी शॉट, आई डोंट थिंक उस बॉल में कोई खास कुछ था ऐसा कि जिस पे आउट होना चाहिए, एंड ही लुक्ड कंप्लीटली स्टन्ड, ही वाज नॉट एक्चुअली एबल टू डिसाइफर कि वो आउट कैसे हुए। मैं आई वाज एक्चुअली फाइंडिंग इट वेरी अम्यूजिंग एट दैट वन, बिकॉज़ वहां पे लग रहा था कि अब हम मैच हार चुके हैं, तो हम सिर्फ अपनी कैथारसिस के लिए कोई इस किस्म की चीजों पे ही हंस रहे थे। तो वो इफ्तिखार की जो स्पेशल एक्सप्रेशन थे ना, आई कांट फॉरगेट इट, कि बिल्कुल वो कैसे स्टन खड़े हैं कि भाई हुआ क्या। इट वाज डाउन द लेग साइड, उसने मेरे ख्याल में स्वीप मारने की कोशिश की और उसका ग्लव लग गया। यस, सो दैट वाज a really ordinary shot, poor shot। मेरे ख्याल में इस पे कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। He should have stepped up as well, क्योंकि देखें इफ्तिखार सीनियर प्लेयर है हमारे, सीनियर इन द सेंस के ऑब्वियसली उनसे ज्यादा सीनियर तो शायद बाबर आजम हो, लेकिन सीनियर। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे our aggressive वाइस कैप्टन शादाब दिलगी। अब आप शादाब के बारे में क्या कहेंगे कि बड़े उनके ऊपर भी सवाली निशान उठ रहे थे कि why is he even the vice captain in the first place, because we are not seeing any prominent performances for Shadab for like last 1 or 2 years now. He has not been able to really, अब जब वो बॉलिंग, अच्छा बड़ी फनी मुझे एक और बात लगी, जब वो बॉलिंग करने आते हैं you seem to think that he is a batting all-rounder, but when he's batting you realize that no, he's not a batting all-rounder, मेरे ख्याल में bowling all-rounder ही ज़्यादा बेहतर है। तो where is he, because he looks very lost at this point, except of his fielding that is extraordinary, but otherwise he's not really impacting the game as he should be. I think Shadab is in the team mainly right now because of his batting. Is at this moment in time. Usama Mir was a much better option, ठीक है, but that the only reason he's in the team right now is because of his batting. हम यही चाह रहे थे कि बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी मिल जाए, क्योंकि फिर हमारा जो है नंबर 7 पे नवाज आ जाएगा और नंबर 8 पे एटलीस्ट आपकी बैटिंग नंबर 8 तक जानी चाहिए इन ODIs। अब ऐसी फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन आई थिंक शादाब पुअर परफॉर्मेंस इवन इन द होल वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल में एक होता है आउट ऑफ फॉर्म होना, एक होता है टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म होना। मतलब ही परफॉर्म रियली वेल इन द लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, और फिर उससे प्रीसीडिंग ईयर वाला भी जो कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, ही डिड रियली वेल अगेंस्ट इन द सेमीफाइनल। आई रिमेंबर ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। 2022 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग, क्या मसला है, फॉर्म वापस नहीं आ रही, कोई इशू है, लेकिन आई थिंक अगर इसी तरह रहा तो उसामा मीर विल बी रिप्लेसिंग हिम इवन प्रोबेबली इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल। क्योंकि मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है, बल्कि मैंने सुनी है, वो न्यूज़ के पे सुना रहे थे कि उसामा मीर वाज एक्चुअली हैविंग अ फीवर, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज दे वर एक्चुअली कंसीडरिंग ड्रॉपिंग शादाब फॉर दिस मैच। तो ये पता नहीं, ये उन्होंने बाद में एक बहाना सा बना लिया कि शादाब को खिलाने की वजह से क्या उस पर बैशिंग होगी, तो उन्होंने कहा पहले हम बुखार वाली बात कर लें, लेकिन ये भी एक बात मीडिया सर्कल्स में चल रही है। शादाब का एक और मसला भी है ड्रॉप करने का कि
he's such an integral part of the team, even though he's not performing. मसला ये कि he was the star performer of our team and everyone looks up to him. उसने पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग स्टैंडर्ड को बेहतर किया हुआ है. You know, everyone, he's jumping around in the field, पॉइंट पे खड़ा होता है, कैचेस पकड़ता है. लेटली इंजरीज की वजह से भी थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी, लेकिन अगर मेरे ख्याल में उसको अगर आप टीम से बाहर निकाल देते हैं तो प्रोबेबली शायद टीम का मोराल पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट आएगा, because he's the vice captain and if you're dropping the vice captain that means के the team has something wrong. उसकी बल्कि शादाब के साथ एक एनर्जी जो जुड़ी हुई है ना, that looked like as the glue जो कि टीम को जोड़ रही है between the middle order and the lower middle order. तो वो एक जो glue का एक उनका एक फैक्टर है ना, वो भी बड़ा एक लगता है कि जैसे वो जेल इन करा रहे हैं पूरी टीम को. उसका एक उनका एक ऐसा भी रोल है, प्रेजेंस ही काफ़ी जिसने अभी अपने हाईलाइट किया. तो शादाब का प्रॉब्ली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज इफ यू गोइंग टू ड्रॉप शादाब खान एंड ब्रिंग उसामा मीर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी क्वेश्चनेबल. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और उसके बाद नवाज से मेरे ख्याल में आई थिंक ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल रिसेंटली विद द बैट. ही हैज एक्चुअली गिवन लॉट ऑफ नोटेबल परफॉर्मेंसेस विद द बैट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट आज वो भी परफॉर्म नहीं कर सके. तो बेसिकली मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने आज काफी हद तक डिसअपॉइंट किया कलेक्टिवली भी करने. एग्जैक्टली. लोअर मिडिल ऑर्डर का ये कि इट वाज नवाज, शादाब एंड हसन अली भी उसमें थोड़ा सा मैं उन पे भी बात करना चाहता हूँ, उनकी बैटिंग पे भी. जब ये कोलैप्स हो रहा था, यू नो, वी वर 168 for 6 जब रिजवान की स्पेशली विकेट गिरी 34th ओवर में. आई थिंक उसके बाद इनको थोड़ी सी अपने दिमाग इस्तेमाल करने चाहिए थे, स्पेशली नवाज एंड शादाब को. शायद थोड़ा बॉल अच्छा पड़ गया शादाब का, जासप्रीत बुमराह वाला वही बॉल जो रिजवान को अंदर आया था वहीं पे छो के वो बाहर निकला. अच्छा, ठीक है. तो शादाब को बॉल अच्छा पड़ गया, लेकिन आई थिंक नवाज एंड हसन अली ब्रेनलेस बैटिंग. इसके अलावा कोई मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता. कि मतलब आपको पता है कि आपकी टीम जो है 100 I think it was 68 for 6 हो चुकी है, तो you have to take it deep. आप एटलीस्ट ओवर्स तो बैट आउट करो. मतलब कि आप गिव अप क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि आपके पास अभी 15 ओवर बाकी हैं, तो आप एटलीस्ट एंड तक तो लेकर चले जाएं उसको. आप अगर आप नहीं कर सकते 300, ठीक है, मान लिया आपके मेन बैटर्स आउट हो गए, लेकिन यू कुड एटलीस्ट हैव टेकन इट टू अराउंड 250 260. तो कोई तो फाइट हम कर सकते हैं. एटलीस्ट प्ले द ओवर्स तो आप कंप्लीट कर लो ना. हाँ जी. लेकिन नवाज ने आई थिंक नवाज किस तरह आउट हुआ है? आई थिंक नवाज ने हार्दिक पांड्या को शॉट मारने की कोशिश की, आई थिंक ओवर मिड ऑफ, ओवर मिड ऑन, आई थिंक ओवर मिड ऑन. उन्होंने रूम लिया, आई थिंक ही वांटेड टू प्ले इट ओवर मिड ऑफ, उन्होंने रूम नहीं मिला, मिड ऑन के ऊपर से शॉट की तो मिड ऑन पे कैच हो गया. तो वही अगर वो थोड़ी देर स्ट्राइक रोटेट करते एंड ही कुड हैव टेकन इट टू द 46th और मे बी द 47th ओवर, और वहां जाके वो फिर यू नो ऑल गन्स ब्लेजिंग मारते तो ऑल आउट भी हो जाते. खैर है, स्कोर हो जाता आपका 230-40, लेकिन आई थिंक ब्रेनलेस बैटिंग. कुछ डिफेंडेबल तो आप कर लेते ना पिच के ऊपर, जो कुछ बॉलर्स कुछ कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि इस पॉइंट पे इफ वी ट्राई टू क्रिटिसाइज आवर बॉलिंग, आई थिंक दैट वुड बी वेरी यूजलेस, बिकॉज the total that they had to defend was actually not even defendable in the terms of T20 cricket. Exactly. T20 में भी शायद डिफेंड ना कर सकते इस पिच के ऊपर जो कि पिच थी. 200 भी आप नहीं कर सकते, तो what do you expect from bowlers like Shaheen too, because वो भी एक हेल्पलेस हो जाता है एक पॉइंट पे. और अगर पिक ऑफ द बॉलर्स किया जाए अली, तो आप मेरे ख्याल में probably if I had to pick two, I would certainly pick Kuldeep Yadav and Jadeja for their brilliant spin bowling. आप देखिए उनकी इकोनॉमी that is under 4 per over and they are both taking 2 wickets, important 2 wickets. तो मेरे ख्याल में तो faster bowlers obviously Jasprit Bumrah was amazing, exceptional, but pick of the bowlers will go to the spinners, the spin department of India. नहीं, वही बात फिर I think Kuldeep Yadav as usual 2019 में भी उन्होंने हमारे खिलाफ अच्छा ही परफॉर्म किया था, आज भी अच्छा परफॉर्म किया. बुमराह अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक ही 19 रन दिए सिर्फ 7 ओवरों में, 2 विकेटों समेत. रविंद्र जडेजा, हमारे मोहम्मद नवाज जो हमारी टीम में मोहम्मद नवाज हैं, वही उनका रोल है इंडिया की टीम में. अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेन, अमेजिंग परफॉर्मेंस. 10 overs 38 for 2 for 38, 3.86 की एवरेज. आई थिंक इट वाज प्रीटी नाइस. जो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. आई थिंक इंडिया को ये एज भी है कि दे हैव अ रियली गुड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है. हमारे पास है तो सही फहीम अशरफ की सूरत में, लेकिन लॉर्ड फहीम अशरफ अनफॉर्चुनेटली वो काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, जिसकी वजह से उनको टीम के साथ हमने ऑब्वियसली कैरी नहीं किया. और अगर एक और बात मैं सौरभ की बात में ऐड करूंगा, एक और अगर बात नोटिस करें अली, तो इफ यू लुक एट द
bowling chart, there are two notable people who have performed well, and they were expected to perform well. That is Bumrah and Kuldeep Yadav. तो मुझे जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है वो ये कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर भी हमारे हैं ना, वो मिकी ऑर्थर की शक्ल में, फिर हमारे हेड कोच, फिर हमारे बॉलिंग कोच. What had they been doing for the last couple of days or the last month before ये World Cup start होने से पहले? What were they preparing against? These were the two main people that were really lethal from the Indian side, and they have not been able to tackle them. They have failed miserably in front of them. तो मतलब जो homework करना था एक World Cup की preparation से पहले, I think it was missing. It was completely missing. कोई वो नजर नहीं आया. बिल्कुल. पिछले मैच से पहले इनके पास I think 3-4 दिन थे, for the preparation and everything. बट आपने जैसे कहा कि इट वाज नॉट अप टू द मार्क. इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेड थी. ये मसला है हमारे साथ, हम इंडिया के साथ खेलते ही इतना कम है कि हमें उनके बॉलर्स का आइडिया नहीं होता. बुमराह इज नॉट योर ऑर्डिनरी बॉलर जिसका कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक्शन है. इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्शन जिसको, क्योंकि ये बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये आईपीएल में फेस करते हैं बुमराह को, तो दे हैव एन आइडिया ऑफ हाउ ही गोज अबाउट थिंग्स. लेकिन बाबर, रिजवान, ये सारे इन्होंने खेला ही 2-3 दफा तो खेले हैं, 2-3 मैचेस टोटल खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो इनको इतना आइडिया नहीं होता. आई थिंक उसमें भी मसला होता है. ये आपकी बात है, लेकिन दे शुड हैव परफॉर्म्ड वेल. वही बात आ जाती है, देखें कोलैप्स नहीं करना चाहिए था इनको. एटलीस्ट पुट अप अ फाइट यार. देखें इतनी आवाम देख रही है आपकी, 22-23 पता नहीं, अब तो 24 करोड़ हो गई है. 24 करोड़. ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो भी कोई पता नहीं, 24 करोड़ भी शायद इससे ऊपर भी हो सकती है. ठीक है, तो 24 करोड़ हम अज्यूम कर लेते हैं. 24 करोड़ आवाम देख रही है, एंड दे हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आप एटलीस्ट पुट अप अ फाइट यार. ठीक है, बीसीसीआई बहुत बड़ा बोर्ड है, उनकी फंडिंग बहुत ज्यादा है, उनको प्रैक्टिस ज्यादा मिलती है, उनका आईपीएल है, उनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं. ठीक है, रांची ट्रॉफी भी हमारी कायदे आज़म से बेहतर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बेहतर है. लेकिन यार ऑन द डे दे हैव टू परफॉर्म बेटर. ठीक है, मतलब कि इस तरह की जो परफॉर्मेंस है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. बल्कि अब मेरे ख्याल में इसको हम कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि इफ यू लुक एट द इंडियन बैटिंग, they were extraordinary. Rohit Sharma once again coming up with such a brilliant intent and showing that he's a classy player. I think he did 80 कुछ किया उन्होंने on 60 balls. Strike rate was above 100 and he was flowing. The bat was flowing. It लग रहा था he was blazing the ballers जो आ रहा था सामने. He was beating them all with the same intent. तो वो नजर उनकी तरफ से आया. फिर उसके बाद मेरे ख्याल में शरीस अय्यर ने भी he did 52 if I'm not wrong. रोहित शर्मा का ये कि आई थिंक उनको हिटमैन किसी वजह से कहते हैं. आई थिंक आज प्रूव किया उन्होंने. लेंथ को इतना जल्दी पढ़ लेते हैं वो कि ही हैज सो मच टाइम कि अगर हल्का सा बॉल उनका पीछे किसी का पड़े तो ही गोज ऑन द बैक फुट और वो स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल मार दिया. जो उनकी पुल शॉट है ना, रिकी पॉन्टिंग की पुल शॉट बोला जाता है. छक्के मारे, एक मेरे ख्याल में पुल पे मारा है और एक हल्का सा बॉल आगे था और उन्होंने आगे लगा दिया मिड ऑन पे. हां एग्जैक्टली. तो उनकी वो एक उनके पास स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल टैलेंट, और वो उनके नंबर शो भी करते हैं. ही इज गॉट अराउंड 10,000 प्लस रन्स इन ओडीआईज, और आई थिंक उनकी आज 8वीं सेंचुरी हो जानी थी अगर वो कर जाते. बल्कि जो आपने पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट किया था वो हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि रोहित शर्मा की आज सेंचुरी नहीं हुई. इसके साथ ही मेरे ख्याल में वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम. पहली एपिसोड थी हमारी. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट और कीप वॉचिंग रेडियो लम्स एंड इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. खुदा हाफिज.